प्यारे बच्चों, आप सबका पीसी टॉप क्लासेस में स्वागत है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और भगवान और गुरु दोनों में विश्वास रखते हैं तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको गुरु में विश्वास है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 संपूर्ण नोट्स बोर्ड पेपर का महातांडव यूरोप में राष्ट्रवाद उदय चैप्टर 1 मतलब इतिहास का चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये संपूर्ण नोट्स है। इसमें मेन पॉइंट लिया गया है जो बोर्ड पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान की इतिहास के अगर इस नोट्स को आप पढ़ लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका सामाजिक विज्ञान में यूरोप का राष्ट्रवाद जो चैप्टर कठिन है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको मैं आगे का पढ़ाऊंगा, जिसमें आता है सबसे पहले राष्ट्र। राष्ट्र क्या है? अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्रवाद क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब अर्नेस्ट रेनर के अनुसार वो कहते हैं कि अगर भाषा समान है, नस्ल, धर्म सब समान है तो जो इससे क्षेत्र बनते हैं, क्षेत्र का निर्माण होता है, वह राष्ट्र कहलाता है। राष्ट्र इतना आसानी से नहीं बन जाता है। राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। फिर उसके बाद राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब जब हम अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, तब राष्ट्र के प्रति भावना रखते हैं, तब उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप अपने देश से प्रेम की भावना नहीं रख पाएंगे। इसके बाद नेपोलियन कौन था? नेपोलियन के बारे में आपको जान लेना है। नेपोलियन आपके चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। कब बन गया? 24 वर्ष की आयु में ही नेपोलियन सेनापति बन गया और उसका जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन ने अपने व्यक्तित्व से पूरे फ्रांस में चारों तरफ विजय की पताका लहराया। नेपोलियन इतिहास को प्रभावित किया। 24 वर्ष की आयु में ही नेपोलियन सेनापति बन गया था। नेपोलियन एक महान सम्राट था। नेपोलियन का व्यक्तित्व चारों तरफ इतिहास में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इतिहास इससे काफ़ी प्रभावित हुआ है। इसके बाद हम आपको नेपोलियन के बारे में और कुछ बताते हैं। नेपोलियन ने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई। नेपोलियन फ्रांस की सेना में सेनापति था और वह नेपोलियन ने कई युद्धों में फ्रांस की सेना को जीत दिलाई और अपार मतलब बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि पीछे और क्या है क्या नहीं है। और इसके बाद जब इतना सब कुछ कर लिया नेपोलियन ने, तो उसे फ्रांस का शासक बना दिया गया। मतलब फ्रांस का शासक कौन बना? यहाँ पर नेपोलियन बना। नेपोलियन एक सेनापति था। नेपोलियन 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया था। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी को सेना को जीत दिलाई और अपार बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मतलब लोगों की प्रेम भावना जीती। मतलब लोग उसको बहुत चाहने लगे। लोगों फिर वो जो नेपोलियन था ना, वो पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसे शासक बनाया गया। इसके बाद अब आते हैं उदारवाद। उदारवाद क्या है? ये बहुत पूछा जाता है। उदारवाद क्या है? उदारवाद के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिनी भाषा के लातिनी भाषा है। लातिनी भाषा के लिबरलिज्म शब्द से बना हुआ है, जो लिबर पर आधारित है। किस पे? लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। जिसका अर्थ क्या है? स्वतंत्रता है। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय है व्यक्ति के लिए आज़ादी,
व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। मतलब जो नया मध्यम वर्ग का उदय हो गया था तो उसके लिए ये क्या था, उसके लिए ये था कि हर व्यक्ति के लिए आज़ादी हो मिले और कानून के समक्ष समान व्यवहार मिले, कानून के समक्ष समानता और प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज़ादी मिले, यह उदारवाद था। उदारवाद लिबरलिज्म शब्द लातिनी भाषा किसके, लिबरलिज्म शब्द है और लातिनी भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है। किस पे आधारित है, लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। इसके बाद हम आते हैं निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या है, निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। मतलब निरंकुशवाद, निरंकुशवाद बिना अंकुश के जो वाद है, जो सरकार है जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, वह निरंकुशवाद कहलाता है। मतलब एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, वह निरंकुशवाद कहलाता है। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह क्या है, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। मतलब लोगों का मत संग्रह करना, इकट्ठा होना और एक प्रत्यक्ष मतदान, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा सारी जनता से प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता हो या अस्वीकार किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं, जनमत संग्रह कहते हैं। जनमत संग्रह का मतलब होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान दिया जाए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान किया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं यूटोपिया की। यूटोपिया क्या है, यूटोपिया का दूसरा नाम है कल्पनादर्श। यूटोपिया का दूसरा नाम क्या है, कल्पनादर्श। कल्पना मतलब एक ऐसा आदर्श जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, अर्थात एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। मतलब एक आदर्शफुल अर्थात आदर्श से भरा हुआ समाज की कल्पना करना, एक आदर्श से परिपूर्ण कल्पना समाज की कल्पना करना और जिसको साकार करना इतना असंभव ना हो, मतलब बहुत कठिन हो, उसको क्या कहते हैं, कल्पनादर्श या यूटोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्पनादर्श कहते हैं या यूटोपिया कहते हैं। और इस समाज की केवल कल्पना की जा सकती है। मतलब यूटोपिया कल्पनादर्श मतलब इस समाज की कल्पना की जा सकती है लेकिन साकार करना संभव नहीं है, बहुत असंभव काम है। इसको, इस आदर्श समाज की कल्पना को हम कहते हैं यूटोपिया, कल्पनादर्श कहते हैं। रूमानीवाद, इसके बाद हम आपको बताते हैं रूमानीवाद क्या है और जुंकर्स क्या है। रूमानीवाद ये सब यूरोपीय भाषा हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा से ज़्यादा समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, इसको एक बार लिखना भी पड़ेगा। रूमानीवाद, रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। मतलब एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का जो विकास करना चाहता है उसे रूमानीवाद कहते हैं। और जुंकर्स किसे कहते हैं, जुंकर्स प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, अर्थात जो बड़े बड़े जमींदार जिस सामाजिक श्रेणी में शामिल थे उसे जुंकर्स कहते हैं। जुंकर्स का मतलब होता है बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े जमींदार, प्रशा की सामाजिक श्रेणी में बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, उसे जुंकर्स कहा जाता है। और रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास चारों तरफ करना चाहता है। तो ये रूमानीवाद और जुंकर्स दोनों आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। ये आपका क्या करता है, राष्ट्रीय भावना का विकास करता है। इसके बाद है राष्ट्रवाद के उदय के कारण। राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है, राष्ट्रवाद, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रवाद के उदय के कारण जरूर पूछा करता है। मेन पॉइंट अगर ये आपको याद रहेगा तो आपको राष्ट्रवाद के उदय के कारण आप इसको लिख लोगे, 4-4 लाइन 6-6 लाइन इसमें। निरंकुश शासन व्यवस्था, मतलब राष्ट्रवाद के उदय के कारण है निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। मतलब राष्ट्रवाद के उदय के कारण ये 4-5 पॉइंट मेन है। निरंकुश शासन व्यवस्था थी जिसके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उदारवादी विचारों का प्रसार हुआ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाया गया चारों तरफ, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका देखी गई। जब तक शिक्षित मध्य वर्ग सामने नहीं आएगा तब तक राष्ट्रवाद के उदय संभव नहीं था। तो ये 4-5 पॉइंट आपके राष्ट्रवाद के उदय के कारण है। इन हेडिंगों को आप डाल लोगे, अगर लघु और दीर्घ में आता है तो आप इसको डैश करके इसके आगे आप लिख लोगे। अगर 4-4 लाइन भी इसमें
उसमें लिखते हो। निरंकुश शासन व्यवस्था जैसे हेडिंग डाल दिया, इस प्रकार से सब हेडिंग डाल दोगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास क्या है, ध्यान से सुनिए। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 ईस्वी में। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो क्रम से विकास हुआ वो कब कब हुआ, क्या क्या घटना घटी और कब घटी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में घटी। नागरिक संहिता जो लागू किया 1804 में लागू हुआ। वियना की संधि 1815 में हुई। वियना की संधि कब हुई, 1815 में हुई। उदारवादियों की क्रांति 1848 में हुई। ये मेन है, इसको समझ लीजिए। उदारवादियों की क्रांति 1848 में हुई। जर्मनी के एकीकरण 1866 से 1871 तक चला। जर्मनी के एकीकरण 1866 से 1871 तक चला। इटली के एकीकरण 1859 से 1871 तक चला। मतलब अब इसके बाद हम आपको जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें इटली के एकीकरण एक वीडियो अलग होगा, जर्मनी के एकीकरण वीडियो अलग होगा, जो 1866 से 1871 और 1859 से 1871 तक चला। इस प्रकार से इन दोनों को आपको समझ लेना है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, अब आप इसे समझिए। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। अगर किसी भी राष्ट्र के निर्माण की जरूरत है, निर्माण हो रहा है, तो उसके लिए संस्कृति, परंपरा और सामूहिक पहचान ये समान होना चाहिए। यूरोप में अलग अलग समाज था। यूरोप में किस प्रकार का समाज था, अलग अलग समाज था। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। तो इस प्रकार से ये ऐसे इसको हम यूरोप राष्ट्रवाद नहीं मानते हैं। तो राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए समान चाहिए, संस्कृति, परंपरा, ये सब सामूहिक पहचान, ये सब समान होना चाहिए। जबकि यूरोप में ये समान नहीं था। इसी को समान करने के लिए राष्ट्रवाद आया और उसके बाद एकीकरण हुआ, जिसके निर्माण के लिए काफ़ी लोगों का योगदान था। ये यूरोप एक महाद्वीप है, जो भाषा थोड़ी सी कठिन है, आपको समझ लेना है, ध्यान से सुन लेना है। इसके बाद यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी से पहले। अब यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी से पहले क्या थी वो आप समझ लीजिए। 19वीं शताब्दी के बाद क्या हुई वो भी आपको समझाया जाएगा। तो यूरोपियन समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था, दो भागों में विभाजित था। पहला उच्च वर्ग जिसको कुलीन वर्ग कहते हैं, दूसरा निम्न वर्ग जिसको कृषक वर्ग कहते हैं। मतलब यूरोपियन समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित था। एक था उच्च वर्ग जिसको कुलीन वर्ग कहते हैं, दूसरा निम्न वर्ग जिसको कृषक वर्ग कहते हैं। इन दोनों वर्ग को अगर आप समय सही से पढ़ लेते हैं तो ये काफ़ी हद तक 19वीं शताब्दी से पहले ये जो थे ये यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण बने। और ये आपको आगे चल के इसमें एक और जुड़ता है जो उसके राष्ट्रवाद के आगे बढ़ाता है, राष्ट्रवाद को पनपने का कारण बनता है। तो उच्च वर्ग क्या था, कुलीन वर्ग, और निम्न वर्ग क्या था, कृषक वर्ग। कृषक माने कृषि, जो कृषि करने वाले किसान थे, और कुलीन वर्ग जो जमींदार थे। इसके बाद आप समझिए कुलीन वर्ग क्या थे। उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग। उच्च वर्ग को क्या कहते हैं, जो ऊंचा वर्ग में हो, और जो कुलीन वर्ग तो जो जमींदार थे उनका मतलब था जो कम जनसंख्या, इनकी संख्या क्या थी, कम थी। जो उच्च वर्ग कुलीन वर्ग थे उनकी संख्या कम थी, कम जनसंख्या थी। उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाले थे। ये उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाला था जो उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग था। जमींदार, ये जमींदार कहलाते थे। क्या कहलाते थे, जमींदार कहलाते थे। यानी ढेर सारे खेतों के मालिक थे। ये क्या थे, ढेर सारे खेतों के मालिक थे। सभी अधिकार दिए जाते थे, इनको सारे अधिकार प्राप्त थे। किसी प्रकार का ऐसा नहीं था जो अधिकार इन्हें ना मिले थे। तो इनके पास सारा खेत था, इनकी जनसंख्या कम थी। ये उच्च वर्ग वाले थे, वर्चस्व जमाने वाले थे, जमींदार थे। तो इन लोगों को ही बोलबाला था, इनका ही चारों तरफ बोलबाला था। इसके बाद आपको जब हम ले चलेंगे कुलीन वर्ग के बाद जो कृषक वर्ग है, उस कृषक वर्ग की बात हम करेंगे। तो लेकिन उससे पहले आपको इस उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग को समझ लेना है। अब आगे देखिए, निम्न वर्ग, कृषक वर्ग। निम्न वर्ग मतलब निम्न श्रेणी में, जो सबसे कम श्रेणी में, जो निचले स्तर पर थे। कृषक वर्ग मतलब किसान वर्ग, कृषि करने वाले वर्ग थे। ये अधिक जनसंख्या थी इनकी,
क्या थी, अधिक जनसंख्या थी। निम्न वर्ग मतलब बहुत निचला वर्ग था, इनका जो वर्ग था विशेष जाति थी वो निम्न मानी जाती थी, बिल्कुल कमजोर मानी जाती थी। जमीनहीन थे, इनके पास जमीन नहीं थी, और या तो जमीन क्या थी, ये किराए पर लिए रहते थे, किराए पर जमीन लेकर ये काम करते थे। किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे, इनको किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त था ही नहीं। जो निम्न वर्ग और कृषक वर्ग थे, तो अधिक जनसंख्या वाले, निम्न वर्ग वाले, जमीनहीन यानी ना या तो जमीन ना थी और या तो किराए पर रहते थे, किसी भी प्रकार के इनको अधिकार प्राप्त नहीं था। ये निम्न वर्ग या कृषक वर्ग कहलाते हैं। निम्न वर्ग मतलब सबसे निम्न श्रेणी में, और सबसे उच्च वर्ग वाले कुलीन वर्ग थे। इसके बाद निम्न वर्ग जो कृषक वर्ग थे, और इनको कृषक वर्ग को ही निम्न वर्ग माना जाता था, जो कृषि का कार्य करते थे। किसका? कृषि का कार्य करते थे। निम्न वर्ग कृषक वर्ग में ये अधिक जनसंख्या, निम्न वर्ग जमीनहीन यानी या तो जमीन ना थी या तो किराए पर रहते थे, किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया इसमें, वह था नया मध्य वर्ग। मतलब कि निम्न वर्ग कृषक वर्ग जो आपका, फिर से एक बार इसको मैं बता रहा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ कि इसके बाद एक नया वर्ग जुड़ा है। तो अधिक जनसंख्या थी, निम्न वर्ग के क्या थी, अधिक जनसंख्या थी, और ये निम्न श्रेणी के थे, जमीनहीन थे यानी या तो जमीन ना थी या तो ये किराया पर लिए रहते थे, किसी भी प्रकार के इनको अधिकार नहीं थे। सारे अधिकार किनको प्राप्त थे? उच्च वर्ग को प्राप्त था, जो आपके कुलीन वर्ग थे, जो जमींदार थे। सारे वर्ग, सारे अधिकार उन्हीं वर्ग, उसी वर्ग को प्राप्त थे। 19वीं शताब्दी के बाद एक नया वर्ग इसमें जुड़ गया, वह नया मध्य वर्ग था, जिसको नया माध्यम वर्ग भी कहते हैं। मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो मुख्य रूप से जो कार्य किया जिस वर्ग ने, वह था नया मध्य वर्ग, मतलब नया मध्यम वर्ग। बिना उसके यह संभव नहीं था। नया मध्यम वर्ग अब क्या है, देखिए ध्यान से। नया मध्यम वर्ग, इस वर्ग में सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि। पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद। उन्होंने क्या किया? एक उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग की। क्यों? क्योंकि ये सब पढ़े लिखे लोग थे, और ये क्या थे, ये किसी प्रकार का वो गुलामी नहीं करना चाहते थे। तो इस वर्ग में सभी पढ़े लिखे लोग आते थे, जैसे शिक्षक हैं, शिक्षक नया मध्यम वर्ग में थे, डॉक्टर थे, और आपके उद्योगपति थे, व्यापारी थे आदि। जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वो सब नया मध्यम वर्ग में आते थे, नया मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते थे, और इन्होंने ही शुरुआत किया उदारवादी राष्ट्रवाद की मांग की, जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, इन्हीं का सबसे ज़्यादा श्रेय माना जाता है, नया मध्यम वर्ग का ही सबसे ज़्यादा श्रेय है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है। उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी राष्ट्रवाद, इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार जगह जगह फैलने लगा, और इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। मतलब इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते ही, हमने कहा नया मध्यम वर्ग ने ही मांग किया उदारवादी राष्ट्रवाद की, और उदारवादी राष्ट्रवाद ही फ्रांस की क्रांति का कारण बना। जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, उसका मुख्य कारण उदारवादी राष्ट्रवाद था। और उदारवादी राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कौन वर्ग थे? नया मध्यम वर्ग था। कौन था? नया मध्यम वर्ग। इसी उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार जगह जगह फैलने लगा, हर जगह चारों तरफ विस्तार से फैलने लगा, और इसी के कारण क्या हुई? 1789 में फ्रांस की क्रांति। तो अगले भाग में दोस्तों आप लोगों को मैं 1789 की फ्रांस की क्रांति के बारे में बताऊंगा कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई। तो आप लोग तैयार रहिए अगले पार्ट के लिए। धन्यवाद।